स्वागत है आप सभी का यूपीएससी की टेस्ट सीरीज में, जिसमें हम तमाम प्रकार के यूपीएससी में आने वाले और संभावित क्वेश्चनों को देखेंगे और उनका सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आप सभी के कितने सही जवाब आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज की टेस्ट सीरीज का ये रहा, आपकी स्क्रीन के ऊपर इसका सही जवाब दें। संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा गया है ए विकल्प नंबर वन कहता है संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद के संविधान संशोधन को संशोधित करने की शक्तियों और उनके लिए अनुपालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है। क्या ये बात सही है? तो भाई साहब ये बिल्कुल सही बात है। भाग 20 कहता है संविधान संशोधन के बारे में और 368 अनुच्छेद। नंबर 2 कहता है संविधान संशोधन विधेयक संसद के उच्च या निम्न सदन में राज्य विधायिका में पेश किया जा सकता है। तो भाई साहब ये क्या कहा गया है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि राज्य विधायिका में नहीं, राज्य विधानसभाओं में, ठीक है। तो ये बात गलत है, तो इसका मतलब ये सही है, दूसरा गलत है। संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से केवल मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है। क्या मंत्रियों द्वारा केवल पेश किया जाता है? ऐसा भी बात ज़रूरी नहीं है, ठीक है। केवल मंत्री दे रखा है, ओनली दे रखा है तो रॉन्ग हो जाता है। राष्ट्रपति ना तो अपनी सहमति को रोक सकता है, ना ही संविधान संशोधन के विधेयक संसद को लौटा सकता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा कहा गया राष्ट्रपति रोक नहीं सकता और ना ही लौटा सकता है। तो 1 और 4 सही, तो इसका मतलब विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है और अगले क्वेश्चन का भी सही जवाब देने की कोशिश करें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1, संसद की समिति संशोधन शक्ति संविधान की एक मूलभूत विशेषता है। क्या ये बात सही है? तो ये भाई बिल्कुल सही बात है। तो अगला कहता है संसद अपनी संशोधन शक्ति का विस्तार करके अपने लिए संविधान को निरस्त या रद्द करने या इसकी मूलभूत विशेषताओं को नष्ट करने का अधिकार अधिग्रहित कर सकती है। तो भाई साहब इसमें मूलभूत जो विशेषताएं उनको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, तो बी विकल्प रॉन्ग। तो अगला, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण संविधान की मूलभूत संरचनाओं में से एक है। क्या ये बात सही है? तो भाई ये बात बिल्कुल गलत। हाँ, तीसरा विकल्प सही है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण संविधान की मूलभूत संरचनाओं में से एक है, तो बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही, इसका मतलब विकल्प नंबर सी सही है। चलिए अगला देखते हैं। तो मूलभूत संरचनाएं क्या होती है? मूलभूत आधारभूत संरचना, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है मूलभूत संरचना, ठीक है। तो मूलभूत संरचना और आधारभूत संरचना दे रखा है। तो मूलभूत संरचनाओं के बारे में हम लोग देखते हैं। मूलभूत संरचना आधारभूत संरचनाओं के तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है, ठीक है। गणतंत्रात्मक स्वरूप, इसका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है। संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, ठीक है। न्यायिक समीक्षा, ये सभी दे रखे होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? सरकार के संसदीय रूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो सरकार के जो है संसदीय रूप, तो उनमें से कौन सा सही है? ए विकल्प कहता है कि विकल्प नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 में कह रखा है कि जो है ना, इनमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और अधिनियमों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या भाई ऐसी बात सही है? तो बिल्कुल सही है। 2 नंबर का विकल्प कहता है इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इसे वेस्टमिंस्टर के रूप में सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है, तो नहीं कहा जाता कैबिनेट, क्यों नहीं कहा जाता? संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार अथवा उत्तरदायी सरकार अथवा सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो विकल्प नंबर 2 सही है, जाना जाता है भाई वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में। तो तीसरा विकल्प कहता है रूस, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका और श्रीलंका इस प्रकार की सरकारें। भाई इस प्रकार की सरकारें श्रीलंका में नहीं है, ठीक है।
तो इसका 1 और 2 सही, इसका मतलब विकल्प नंबर दूसरा सही है। तो यह प्रणाली जो है ना, अमेरिका ब्रिटेन के बजाय कहाँ कहाँ है? यह प्रणाली ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि में प्रचलित है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका आदि में राष्ट्रपति प्रणाली अथवा अध्यक्षीय प्रणाली की सरकार प्रचलित है। और ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं, और ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। बिल्कुल भाई साहब, सही बात है। दूसरा, वर्ष 2019 का एससीओ वार्षिक शिखर सम्मेलन से किंगदाओ चीन में आयोजित किया गया था। तो भाई साहब, जो सम्मेलन था ना, ये 2019 में कहाँ हुआ था? समय था 13 से 14 जून 2019 को, जो किर्गिस्तान में आयोजित हुआ था। और जो कि जहाँ चीन में बता रहा है, चीन गलत है, किर्गिस्तान सही जवाब है। ठीक है, तो भारत एशिया के स्थायी सदस्य नहीं है, तो ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि भारत जो है ना, इसका स्थायी सदस्य है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो कौन सा सही है? एक सही है, ये वाला स्थायी सदस्य नहीं है, तो यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो गलत हो गया। ओनली एक सही। ठीक है, एससीओ होता क्या है? तो एससीओ यह एक यूरेशियाई का मतलब होता है यूरोप और एशिया को मिलाकर, यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और न्याय संगठन है, जिसका उद्देश्य यूरेशिया क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थायित्व बनाए रखना। इसकी जो स्थापना की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। एससीओ चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे, और 2003 में यह प्रभावी हो गया। इसके आगे जो हम देखते हैं, तो यह एक संवैधानिक दस्तावेज है, जो संगठन के लक्ष्यों और सिद्धांतों के साथ ही साथ इसकी संरचना और मुख्य गतिविधियों को उल्लेखित करता है। एससीओ की आधिकारिक जो भाषा है ना, रूसी और चीनी है। फिर एक बार, आधिकारिक भाषा रूसी और चीनी। जो 19वें वार्षिक संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की बात करते हैं, तो 13 से 14 जून 2019 को किर्गिज गणराज्य किर्गिस्तान में बिश्केक में आयोजित किया गया था। ठीक है, इस वर्ष की घोषणा ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापार अभियान को अंगीकृत करने के संबंध में सर्वसम्मति के लिए भी दावा डाला है। तो इस प्रकार से इसका विकल्प नंबर 1 सही होता है। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर के विरुद्ध लड़ाई में कार्बन चैप्टर और भंडार एक अनिवार्य साधन बन गया है। कैप्चर किए गए कार्बन के भंडार के लिए निम्नलिखित में से किन्हें उचित विकल्प माना जाता है? तो इस किसको उचित विकल्प माना जाता है? क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ गए। 6 हो गया क्या? देख लेते हैं एक बार। एससीओ के बाद क्वेश्चन नंबर 5 होना चाहिए, गलत हो गया था भाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? किम्बरले प्रक्रिया संबंधित। किम्बरले प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से कॉर्नफ्लेक्स डायमंड को हटाने से। तो यही विकल्प बिल्कुल सही है। आगे विकल्प नंबर 2, अफ्रीका से चिकनगुनिया बुखार के उन्मूलन से, ये बात नहीं सही है। जल के संरक्षण से, अफ्रीका के उत्तरीय राज्य आतंकवाद को नियंत्रित करने से। तो किम्बरले प्रक्रिया है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से कॉन्फ्लिक्ट डायमंड को हटाने से। तो ये विकल्प सही है। किम्बरले प्रक्रिया वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से कॉन्फ्लिक्ट डायमंड को हटाने की दिशा में एक प्रतिबंध है। और कॉन्फ्लिक्ट डायमंड, जिन्हें ब्लड डायमंड के रूप में जाना जाता है, वे अपरिष्कृत हीरे हैं। इनका उपयोग विद्रोही
आंदोलनों या उनके सहयोगियों द्वारा वैध सरकारों को कमज़ोर करने के उद्देश्य से संचालित सशस्त्र संघर्षों के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। किम्बर्ले प्रक्रिया का वर्णन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों में भी किया गया था। कुछ समय पहले की ये बात है। किम्बर्ले प्रक्रिया प्रमाणन योजना की अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र बैठक के माध्यम से आयोजित होने वाली वार्षिक प्रक्रिया है, जहाँ पर क्या होता है, वर्ष भर की सरकारें जैसे अफ्रीकी देश के विरुद्ध विद्रोहियों के युद्धों के वित्तारोपण के हेतु कॉन्फ्लिक्ट्स डायमंड के प्रवाह को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रयासन सामाजिक नागरिक सामाजिक और हीरे के उद्योग एकजुट होते हैं। वर्ष 2019 के लिए किम्बर्ले प्रक्रिया की अध्यक्षता भारत के पास है। ठीक है, भारत में की थी। प्रत्येक परिपेक्ष हीरे के एक प्रमाण पत्र दिए जाते हैं जो कि पुष्टि करता है कि इसकी कमी संघर्ष के संबंध में नहीं है, और अधिकांश देशों में निर्यात आयात प्रक्रिया अब कठोर नियंत्रण के अधीन आ चुकी है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, भारत ने हाल ही में जब भाई सब ये क्वेश्चन नंबर जो है ना, हम लोग 2019 और 20 का देख रहे हैं, तो उसके संदर्भ में कौन सा बात सही थी। हाल ही में क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन पर हस्ताक्षर किया। यह घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये घोषणा जो ना ऑनलाइन अतिवादी सामग्री से संबंधित है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्या कहता है, संघीय व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में निम्नलिखित अंतर पर विचार कीजिए। संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था क्या होती है। संघीय व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है संघ की व्यवस्था, मतलब एक बड़े क्षेत्र की व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था केवल एक व्यवस्था। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है, ये आपको बताना है। तो ये विकल्प कहता है, ये नंबर 1, संघीय व्यवस्था में लिखित संविधान होता है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में लिखित या अलिखित संविधान होता है। ठीक है भाई, मान लिया। तो अगला विकल्प देखते हैं, क्या ये बात सही है। भाई ऐसा कुछ हमें नहीं लगता सही हो सकता है। संघीय व्यवस्था में अनवय संविधान होता है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में अनवय अथवा नम्य संविधान होता है। तो क्या 2 नंबर सही है। तो भाई ये बात भी इन्होंने नहीं सही कह रखी। संघीय व्यवस्था में द्विसदनीय विधायिका होती है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में एक सदनीय विधायिका होती है। हाँ, ये सही बात है। संघीय व्यवस्था में द्विसदनीय होते हैं, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार रहते हैं, जबकि एक सदनी में एक सदनी। ठीक है, नंबर 4 क्या कहते हैं, एक बार देख लेते हैं। संघीय व्यवस्था में संविधान की प्रधानता होती है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में संविधान की कोई प्रधानता नहीं होती। कतई सही बात कही। तो 3 और 4 इसका सही जवाब बनता है। तो संघीय सरकार, संघात्मक सरकार कौन सी सरकार होती है। संघात्मक की बात करें तो दोहरी सरकार होती है। संघात्मक में लिखित संविधान होता है, और संघात्मक में क्या होता है, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। संविधान सर्वोच्च होता है, कठोर संविधान होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, द्विसदनीय विधान मंडल होता है। ये भाई संघीय सरकार होती है। और एकात्मक सरकार की बात करते हैं तो एकल सरकार होती है, लिखित या अलिखित संविधान होता है, शक्ति का कोई विभाजन नहीं, सभी शक्तियाँ राष्ट्र सरकार में निहित होती हैं। संविधान सर्वोच्च हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि सर्वोच्च कहाँ है, जापान में है, और सर्वोच्च कहाँ नहीं है, ब्रिटेन में। तो संविधान कठोर हो सकता है और लचीला भी हो सकता है। एकात्मक की बात कर रहे हैं हम लोग। न्यायपालिका स्वतंत्र हो सकती, नहीं भी हो सकती है। विधानमंडल द्विसदनीय अथवा एक सदनीय हो सकता है। ये बातें सही निकल के आती हैं। तो हमने एक संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों देखी। तो विकल्प नंबर कौन सा सही नहीं है। तो 3 और 4 सही नहीं है, और संघीय व्यवस्था में लिखित संविधान होता है। ठीक है, ये बातें बिल्कुल सही है, ये 2 गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर के विरुद्ध लड़ाई में कार्बन कैप्चर और भंडार एक अनिवार्य साधन बन गया है। कैप्चर किए गए कार्बन के भंडार के लिए निम्नलिखित में से किन्हें उचित माना जाता है। तो नीचे क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कोड का प्रयोग सही है।
तो कौन कौन सा सही है भाई, तो हम लोग इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। तो कौन सा सही है, तो कार्बन वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती स्तर की लड़ाई के विरुद्ध कैप्चर और भंडार का अनिवार्य साधन बन गया है। तो ये कहता है क्षेत्रीय तेल क्षेत्र, क्या ये बन गया, बिल्कुल सही बात है भाई। क्षेत्रीय गैस क्षेत्र, भाई तेल के साथ गैस भी होगी। गहरे लवणीय निर्माण, सही बात। क्षयित हो रहे तेल, ये भी सही बात है। तो कार्बन कैप्चर के बारे में ABCD यानी चारों विकल्प हमारे पास सही दे रखते हैं। एक बार मोटा मोटी इसकी क्या बातें होती हैं। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज एक औद्योगिकी है जो कि विद्युत उत्पादन और औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवाश्म ईंधन के उपयोग से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के 90% तक हिस्से का अधिग्रहण कर सकती है और वायुमंडल में इनके प्रवेश को रोक सकती है। ओके ठीक है, यही कार्बन कैप्चर का काम होता है, वायुमंडल में CO2 को रोकना। इसके अतिरिक्त नवीकरणीय बायोमास के साथ CCA का एक उपयोग उन कुछ कार्बन की न्यूनीकरण औद्योगिकों में से एक है जिन्हें कार्बन नेगेटिव मोड के उपयोग किया जा सकता है और यह स्वतः वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर करके निकाल फेंकती है, यही कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसको भी एक बार हम लोग नज़र में डाल लेते हैं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के पूंजी अनुपात में राहत दे दी जाती है तो ऐसे कदम के वास्तविक परिणाम क्या होंगे। तो यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को पूंजी जो कि लेवरेज है ना अनुपात में राहत दे दे तो क्या होगा। इसमें बैंकों की उधार देने की क्षमता कम हो जाएगी, इसमें बैंकों की उधार देने की क्षमता बढ़ जाएगी, बैंक ऋण ब्याज दर बढ़ा देंगे, बैंक ऋण पर ब्याज कम। देखिए यदि बैंक ऐसा करती है रिजर्व बैंक, तो इससे बैंकों की उधार देने की क्षमता है ना बढ़ जाएगी क्योंकि बैंकों के पास पैसा आ जाएगा और जैसे ही बैंकों को राहत मिलती है तो ये उधार देने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक लीवरेज अनुपात के में ढील देता है, छूट देता है, तो इसमें बैंकों की ऋण देता क्षमता बढ़ जाती है क्योंकि अब बैंकों के पास अधिक धन होता है जिसे वे उधार दे सकते हैं। जैसे ही आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है आप भी किसी को देने में समर्थ हो जाते हैं, वैसे बैंकों का हल होता है। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति ने 2010 में सुधार के लिए बेसल 3 समूह में लीवरेज अनुपात की शुरुआत की। ये बेसल आपको कहाँ से पढ़ने को मिलते हैं, जो बेसल आप किताबों यदि आप आ जाते 10 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित में से कौन से संविधान की एकात्मक विशेषता है। तो संविधान की एकात्मक विशेषता कौन सी है। राज्यसभा भारतीय संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है जबकि लोकसभा भारत के लोगों का समग्र रूप प्रतिनिधित्व करती है। क्या ये बात सही है। तो ये बात भाई सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, तो इसको कट करते हैं। राज्यसभा भारतीय संघ के जो है ना राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ये बात तो सही है, जबकि लोकसभा समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। यह संविधान की संघीय विशेषता है, तो इसलिए ये गलत बात हो जाती है। नंबर 2 क्या कहता है। नंबर 2 कहता है कि संघ सूची में राज्य सूची से अधिक विषय होते हैं। ये बात भाई सही है, संघ सूची है ना बड़ी होती है और राज्य सूची छोटी होती है। संविधान का अधिकांश हिस्सा संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है या तो साधारण बहुमत से या विशेष बहुमत से। ये बात जो है ना भाग 20 में कही गई है अनुच्छेद 368 में। तो इसका मतलब क्या होता है, बी ऑप्शन सही है। 1 और 2 और 3 ये सही, पहला तो गलत हो चुका था। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना स्क्रीन के ऊपर आपकी आ चुका है और निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। तो सही कथन आपको चयन करना है और बताना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन 1 क्या कहता है कि केवल संसद राज्य क्षेत्रातीत
विधान बना सकती है। केवल राज्य हो ना, क्षेत्रीय विधान कोई भी बनाना हो तो राज्य बना सकते, संसद बना सकती है। जैसे राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना क्या होता है, ये विकल्प क्या कहता है? संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र, राज्यों अथवा क्षेत्रों, उसके किसी भाग के लिए विधेयक बना सकती है। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और कोई भी अन्य क्षेत्र जिसे समय विशेष के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया हो, शामिल है। संसद अकेले ही क्षेत्रातीत विधि बना सकती है। तो इसका मतलब ये विकल्प सही हो जाता है। विकल्प नंबर 2 कहता है, विकल्प नंबर 2 क्या कहता है कि केवल संसद सभी केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बना सकती है। भाई ये बात सही नहीं, जहाँ पे केवल ओनली आ जाता है ना, अक्सर निगेटिव हो जाते हैं। जैसे कि क्यों निगेटिव हो गया? राष्ट्रपति 4 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बना सकती है। कौन? राष्ट्रपति। और यहाँ पे दे रखा है संसद, तो हुआ गलत। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3, विकल्प नंबर 3 कहता है राज्यपाल यह निर्देश देने के लिए अधिकृत है कि संसद का कोई अधिनियम राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होता या विशिष्ट संशोधन और प्रावधानों के साथ लागू होता है। कतई सही बात। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा राज्य सूची के कुछ विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित या ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो ये बात सही है भाई, ट्रांसफ़र किया गया था उस समय। तो 1, 3, 4 ठीक है, 1, 3, 4 सही, जबकि ये वाला रॉन्ग हो जाता है। और यदि हम 42वें संविधान संशोधन है ना 1976 की कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कौन से इस संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य सूची में शामिल 5 विषय थे। नंबर 1 शिक्षा, वन, मापतोल, वन्यजीव, पक्षी संरक्षण और न्याय का प्रशासन। सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन हमें किस प्रकार से बताना है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है ना सही है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान क्या होता है? ये विकल्प क्या कहता है? ये विकल्प कहता है कि विकल्प नंबर 1 कहता है संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति अधिग्रहित कर लेती है। तो भाई बिल्कुल कर लेती है। इस अवधि में संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल के समान समाप्त होने के 2 वर्ष बाद निष्प्रभावी होते हैं। ये भाई गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों? आपातकाल की उद्घोषणा निष्प्रभावी होने के 6 माह की अवधि की समाप्ति पर ये कानून निष्प्रभावी हो जाते हैं। उल्लेखनीय है कि इस विषय पर कानून बनाने की राज्य विधानमंडल की शक्ति निर्विहित नहीं है। यहाँ पे 2 वर्ष लेकिन 6 माह का होता है। अगला विकल्प राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की राज्य विधायिका की शक्ति पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाती है। क्यों? ऐसी कौन सी बात कह दी? ये भी गलत है। जो है ना इसमें सच्चाई क्या होती है, ये गलत क्यों है? राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून और संसद द्वारा निर्मित कानून के बीच विरोध की स्थिति में, जब विरोध बनता है ना दोनों के बीच, संसद द्वारा निर्मित कानून प्रभावी होता है। जो संसद कहता है वही होता है। तो इसका मतलब कौन सा? ये दोनों गलत हैं और ये ऑप्शन सही है, तो पहला सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अनुमति देने वाले संकल्प को पारित कर देती है। तो क्या होता है क्वेश्चन? बताना क्या कौन सा विकल्प सही है। जब राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अनुमति दे दे तो क्या होगा? नंबर 1 ऐसे संकल्प को राज्यसभा में साधारण बहुमत से समर्पित होने चाहिए। क्या ये बात सही है? और हमें आपको बताना है। तो ये बात, ऐसे संकल्प को राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित नहीं भैया। ऐसा संकल्प 6 महीने तक प्रभावी होता है नहीं भैया। ये बात भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है?
ये दोनों विकल्प सही नहीं है तो क्यों नहीं सही है? पहले देते हैं, ऐसे संकल्प को राज्यसभा में साधारण बहुमत से समर्पित होने चाहिए? नहीं। क्यों नहीं? यदि राज्यसभा यह घोषणा करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में उल्लेखित किसी विषय पर कानून बनाए, तो संसद उस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। इस तरह का प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित होना चाहिए। कहते 2/3। ठीक है, ये विकल्प हमारा रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अगला ये वाला 6 महीने वाला क्यों गलत है? यह प्रस्ताव 1 वर्ष तक लागू रहता है। इसे किसी भी समय नवीनीकृत किया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें 6 महीने दे रखा है, ये रॉन्ग है। अगला 6 महीने समाप्त होने के बाद जब संकल्प नहीं होता तो यह कानून प्रभावी नहीं रहता है। तो इसमें कौन सा सही जवाब है? तो इसका मतलब ये वाला भी गलत है, हमारा सी ऑप्शन सही है। केवल 3, ये वाला गलत, ये वाला गलत। कौन कौन से गलत हुए? ये वाला गलत हो गया था, ये वाला गलत हो गया था, ये वाला सही है। ये सही है तो क्यों है? प्रस्ताव के प्रवर्तनीय नहीं रह जाने पर के बाद में 6 माह की अवधि की समाप्ति पर ये कानून निष्प्रभावी हो जाते हैं। यह राज्य या प्रावधान राज्य विधानमंडल के इस विषय पर कानून बना सकने की शक्ति को निर्मित करती है, किंतु राज्य कानून और संसदीय कानून के बीच असंगत की स्थिति में संसदीय कानून ही प्रभावी होगा। भाई संसद को सर्वोच्च माना जाएगा लास्ट में। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक परीक्षण के दायरे से बाहर कर दिया गया। नंबर 7, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा और रीट क्षेत्राधिकार की शक्ति को कम कर दिया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। प्रावधान किया गया कि नीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों द्वारा कुछ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर उन्हें न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। ये था, तो इस प्रकार ये था हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जनता दल सरकार द्वारा 1975 ईस्वी में आपातकालीन की स्थितियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई? तो इसकी जांच करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी, ये आपको बताना है और कौन सा इसका जवाब सही है। तो इसका ए ऑप्शन कहते हैं सरकारिया आयोग, शाह आयोग, मुखर्जी आयोग, कोठारी आयोग। तो इसमें से जनता दल सरकार द्वारा 1975 की बात करें तो शाह आयोग सबसे आगे आता है, यानी बी विकल्प इसका सही जवाब है। विकल्प नंबर बी। शाह आयोग कब लागू हुआ था? अब बात आती है शाह आयोग की, तो 1975 ईस्वी चल रहा था, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है। 1975 ईस्वी में घोषित आपातकाल, आंतरिक आपातकाल,
प्रत्यंत विवादास्पद साबित हुआ। आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग की व्यापक आलोचना उस समय बहुत तेजी से की गई थी। आपातकाल के बाद वर्ष 1977 ईस्वी आया, यानी 75 से 77, 2 वर्ष बाद की बात। 2 वर्ष बाद क्या हुआ है, आपातकाल के बाद 1977 में आयोजित एक लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी हार गई और जनता पार्टी सत्ता में आई। नई सरकार ने शाह आयोग को नियुक्त किया, जिसे उन परिस्थितियों की जांच करनी थी जिनके कारण वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई। आयोग ने अपने परीक्षण में आपातकाल की घोषणा को उचित नहीं पाया, इसलिए आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अब इससे जो 75 था ना, इसके 3 साल बाद 1978 ईस्वी में क्या किया गया, 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन कर दिया गया। ये संशोधन अधिनियम के माध्यम से विभिन्न रक्षोपाय लाए गए, जो कि आगे बताए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। अनुच्छेद 356, 352 के तहत आपातकाल की अवधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या कहता है, अनुच्छेद 356 के तहत अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है, जबकि अनुच्छेद 52 के तहत यह अनिश्चित काल हो सकता। बिल्कुल भाई सही बात है। अगला देखते हैं। अगला पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है जब हमें हमारा आंसर मिल गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो देखते हैं भाई, यह कार्यकाल की अवधि के मामले में संवैधानिक रूप से विधायिका से स्वतंत्र है। बिल्कुल भाई स्वतंत्र है। तो ये कार्यपालिका की अवधि के समान स्वतंत्र है। तो राष्ट्रीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका अपनी नीतियों और कर्तव्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है। नंबर 2 कहता है इसे नियमित सरकारी कार्यकारी शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, इसका मतलब दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश पर लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश या उसके भाग पर लागू होता है। तो बिल्कुल सही बात, ये ऑप्शन सही। आगे देखते हैं। आपातकाल की घोषणा को अनुमोदित करने वाले संकल्प केवल लोकसभा की बात आई तो यहीं से कट कर देते हैं, क्योंकि केवल लोकसभा कतई नहीं हो सकती। आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 368, ये तो बात सही है, स्वतः ही अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित कर देती है। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 का मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं होता, यह केवल राष्ट्रपति के मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति देता है। इस प्रकार से ये ऑप्शन सही, दूसरा गलत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो ये ऑप्शन कहता है संसद साधारण विधेयक पारित कर संविधान के लिए किए गए मौलिक अधिकारों के में से किसी को निरस्त कर सकते हैं। भाई ऐसी बात सही नहीं है, ये तो पहले कट हो गया। तो संसद संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों में कटौती या निरस्त कर सकते हैं, न कि साधारण विधेयक द्वारा। साधारण विधेयक की बात ही नहीं करी जा सकती। विकल्प नंबर 2 कहता है किसी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की घोषणा पर वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता को निलंबित किया जा सकता है। भैया जो बोलने की स्वतंत्रता होती है जब आपातकाल लगती है तो इसमें क्या होता है, तो विकल्प नंबर पहली बात तो ये सही है, निलंबित हो जाता है। निलंबित नहीं होता है बोलने की स्वतंत्रता, इसमें कहा गया निलंबित हो सकता है, इसलिए गलत। तो अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति जैसे बोलने की स्वतंत्रता, कोई गलत करता हो तो वहाँ पे आवाज़ उठाने की स्वतंत्रता, इंटरनेट चलाने की स्वतंत्रता, ये सभी अनुच्छेद 19 के तहत आती है। अनुच्छेद 19 जो है ना, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता द्वारा प्रदत्त 6 अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब युद्ध या बाहरी आक्रमण, जैसे कि चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया 352
अनुच्छेद के तहत के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है, ना कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। देखिए सशस्त्र विद्रोह हुआ तो ये कुछ नहीं हटेगा, और बाहरी आक्रमण हुआ तो भाई उस समय बोलने का अधिकार भी चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे हिंसक बातें उकसा सकती हैं लोगों को। विकल्प नंबर अगला क्या कहता है, विकल्प नंबर तीसरा कहता है जब मार्शल लॉ लागू हो तो मौलिक अधिकारों की अनुप्रयोज्यता को प्रतिबंधित किया जाता है। तो केवल 3 सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आ जाते हैं। 20 में कथन हमें सही वाला निकालना है। भारत परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत परिषद अधिनियम 61 के बारे में आपको बताना है, और सन तो देख के पता ही चल रहा है 61 की बात है। वायसराय के विधायकी परिषद में नियुक्त 3 गैर अधिकारी सदस्यों में से एक सर दिनकर राव थे। क्या ऐसी बात सही है? दिनकर राव जी से थे? तो हाँ भाई, दिनकर राव भी गए थे। तो कहाँ गए थे, क्या हो रहा था, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम ने भारतीयों को विधि निर्माण बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर प्रतिनिधित्व स्थापन की शुरुआत की। इस प्रकार वायसराय को कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत करने की शक्ति दी गई। 62 आ जाता है। 1862 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में 3 भारतीय, बनारस के राजा पटियाला महाराजा और सर दिनकर राव को अपनी विधान परिषद में मनोनीत किया था, बुलाया था। इस अधिनियम में पंजाब प्रांत के लिए पृथक विधायक परिषद की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया। तो बिल्कुल सही है, और 2 1 और 2 दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन 1919 ईस्वी और 1935 ईस्वी निम्नलिखित कूट भाषा का प्रयोग कीजिए, कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो आ जाइए भाई। कहता है भारत सरकार अधिनियम 1919 किस प्रकार भारत सरकार 1935 अधिनियम 1935 ईस्वी से अलग था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में सिखों, भारतीय ईसाइयों और यूरोपियों को पृथक निर्वाचन मंडल के लिए किए गए थे, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनुसूचित जातियों और पृथक निर्वाचन मंडल के लिए किए गए थे। बिल्कुल सही बात। भारत सरकार अधिनियम 1919 में फेडरल न्यायालय की स्थापना के प्रावधान किए गए थे, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1900 लोक सेवा आयोग, ऐसा ये वाला गलत है, तो ये सही है। तो विकल्प नंबर ए सही है। विकल्प नंबर 2 क्यों नहीं सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे इस प्रकार 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसे 1937 में स्थापित किया गया। तो हम बात करते हैं, तो ये विकल्प इसका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत के गवर्नर जनरल को राज्य के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। बिल्कुल सही। गवर्नर जनरल के पास किसी विधायक को वीटो का अधिकार सुरक्षित था। गलत है। वीटो का अधिकार, हाँ बिल्कुल था वीटो का अधिकार। तो इसका मतलब ए और 2 दोनों सही है। वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया, लेकिन भारत के राज्य सचिव का पद 50 तक बना रहा। भाई ऐसा नहीं था, हम 50 तक बना रहा कि ये वो भारत के वायसराय को और ब्रिटेन के भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाता है, हम बात करते हैं। तो 1 और 2 यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। भारत के संसदीय सरकार की विशेषताएं। तो भारत में संसदीय सरकार की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अनुसार नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालक होते हैं, कार्यपालक है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अनुसार नाम मात्र, राष्ट्रपति नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालक प्रधानमंत्री होता है। क्या ये बात सही है? कतई सही है।
और लेकिन अमेरिका में ऐसी प्रक्रिया लागू नहीं है। अमेरिका में प्रधानमंत्री माना जाता है, मतलब मंत्रिपरिषद से ऊपर। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मंत्रिपरिषद क्या होती क्या नहीं होती। हाँ, जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद, भाई बिल्कुल, संसद तो उच्च सदन और निम्न सदन दोनों का आता है, और कोई गलत काम मंत्रिपरिषद करती है तो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जवाबदेही भी होती है, भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या नहीं हो, ये संसद में सभी निर्णय होते हैं। तो एक और दोनों सही। कम से कम 1 वर्ष के लिए संसद का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है। ऐसी बात सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं। मंत्री अपना पद संभालने से पहले गोपनीय शपथ लेता है, गलत। तो इसका मतलब कौन से सही है, 1 और 2, यानी सी ऑप्शन सही है, 1 और 2 सही है। सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, निम्नलिखित में से किसको संविधान के स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। तो भारत के अस्थायी सदस्य की बात की गई है, तो अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को अपनी पहली बैठक आयोजित की गई थी। कब? 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को, जिसमें क्या हुआ था, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया। फ्रांसीसी परंपरा के अनुरूप सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था उस समय। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। भारत के प्रशासन से संबंधित अधिकांश भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए थे। नंबर 2 कहता है, क्या 1 हमारा सही है, तो बिल्कुल, भारत के प्रशासन से संबंधित अधिकार जो है ना 1935 ईस्वी के संविधान से लिए गए। भारतीय संविधान का राजनीतिक हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। तो जो भारत था ना, भारत का भारतीय संविधान का राजनीतिक हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ये बात भी सही है। भारतीय संविधान के निर्देश सिद्धांत से संबंधित दार्शनिक भाग आयरलैंड और अमेरिका से लिया गया, तो ये बात सही नहीं है। तो 1 और 2 सही, तो इसका नंबर विकल्प नंबर ए सही। ठीक है, तो भाई अब गले में दर्द हो रहा है, क्लास लंबी हो चुकी है, तो इसके आगे की क्लास कल होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हमें कमेंट में बताइएगा आज की क्लास किस प्रकार की लगी। थैंक यू दोस्तों।